नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, नेशनल मीडिया को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में बंद कर लेने के बाद सरकार के हौसले इतना बुलंद हो गए हैं कि अब पूरे सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल को भी शिकंजे में कसने की तैयारी कर रहा है। आपने देखा कि पिछले दिनों कैसे एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया और अब उस पर रवीश कुमार कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सत्ता के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है नेशनल मीडिया में अब, क्योंकि नेशनल मीडिया 100% मोदीमय हो चुका है, गोदी मीडिया बन चुका है। लेकिन बचा खुचा सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर भी सरकार की नज़र है और इसे भी खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र चल रहा है सत्ता के गलियारों में। भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, इनके प्रवक्ता सब के सब सोशल मीडिया पर भी लगाम कसने की बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जो कि सांसद हैं, उनका एक ट्वीट आया हुआ है। कुकुर मुत्ते की तरह बिना किसी प्रावधान के ब्लॉक से लेकर राजधानी तक उग आए यूट्यूब चैनल के लिए जल्द ही कानून बनाने के लिए लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने मेरे प्रश्न पर आश्वासन दिया है। मतलब केंद्रीय मंत्री ने मंजूरी दे दिया है सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर स्वतंत्र रूप से आवाज़ उठाने वाले और सरकार से सवाल करने वालों के खिलाफ केंद्रीय मंत्री ने कानून लाने की इजाज़त दे दी है। उनका यह भी कहना है कि यह केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो साथियों, जिस तरह से सिर्फ निशिकांत दुबे का ही ये ट्वीट नहीं है, बल्कि इस तरह के ट्वीट और इस तरह की बातें पूरे भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में पूरी भगवा ब्रिगेड में से इस तरह की बातें सुनाई दे रही हैं। जाहिर है कि मीडिया को इन्होंने गोदी मीडिया बना दिया और अब सोशल मीडिया पर अपनी कुदृष्टि जमाए हुए हैं। सोशल मीडिया को किस स्तर तक ले जाएंगे? यूट्यूब चैनल जो एकमात्र सहारा रह गया है लोगों तक, ग्राउंड लेवल की खबरें पहुंचाने तक, लोगों में डिबेट के जरिए अपनी बातें पहुंचाने तक, जो एक यूट्यूब मंच था उस पर भी सरकार की नज़र है और उस पर भी लगाम कसने की तैयारी हो रही है। तो जाहिर है कि अब अगर मोदी सरकार की कुटिल नीति लागू होती है तो आप निष्पक्ष रूप से न तो खबरों का विश्लेषण पढ़ पाएंगे, न निष्पक्ष रूप से खबरें देख पाएंगे। आप वही चीज़ देख पाएंगे जो नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे, जो अमित शाह जी चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, वही चीज़ आप देख सकते हैं। देश की सच्चाई से, राष्ट्र की सच्चाई से, समाज की सच्चाई से आप महरूम हो जाएंगे। जिस तरह से माहौल बना हुआ है पिछले दिनों से मीडिया के खिलाफ, सोशल मीडिया के खिलाफ, यूट्यूब चैनलों के खिलाफ, ऐसा माहौल कभी नहीं था। 2014 के बाद से मीडिया का क्षरण जिस स्तर पर हो रहा है, और यह मीडिया का क्षरण ही नहीं बल्कि मीडिया का खात्मा हो गया थोड़े दिनों पहले, इसकी एक संभावना थी पहले से। क्योंकि कुछ समय पहले जब अडानी एनडीटीवी को खरीदने की बात कर रहे थे तो उसी समय लोगों को लगा कि अब नरेंद्र मोदी अडानी के जरिए एनडीटीवी पर भी नज़र गड़ाए हुए हैं और इसे भी किसी दिन इसकी आवाज़ को भी दबा देंगे या इसकी आवाज़ को ख़त्म कर देंगे। और वही हुआ। जिस तरह से एनडीटीवी के ख़त्म करने या उसके स्वतंत्रता पर, निर्भीकता पर, सटीकता पर अंकुश लगाने में सरकार कामयाब हुई है, उसकी देश भर में प्रतिक्रिया हो रही है।
जितने भी धर्मनिरपेक्ष समाज सेवी और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सबके बात में ये दिमाग में ये बात खटक रही है कि लोकतंत्र को ख़त्म करने की शुरुआत में सबसे पहले मीडिया को, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसको सरकार ने चुना है। पहले मीडिया को ख़त्म करेगा, उसके बाद न्यायपालिका का नंबर आएगा, उसके बाद व्यवस्थापिका का नंबर आएगा, और कार्यपालिका में तो ये लोग खुद ही बैठे हुए हैं, उसे क्या ख़त्म करेंगे। तो जिस तरह से लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मीडिया को चुना गया है और उसमें इन्हें कामयाबी मिली है, लेकिन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा आजकल सोशल मीडिया के रूप में बन गया है और सोशल मीडिया से भी लोगों को खबरें मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर खबरें देने वाले यूट्यूब चैनल होते हैं, BBC होता है और कई अन्य विदेशी चैनल समूह हैं जो कि अपनी खबरें सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक ग्राउंड रिपोर्टिंग पहुंचाते हैं, निष्पक्ष विश्लेषण पहुंचाते हैं, आज से नहीं बहुत समय से। लेकिन अब जब सरकार की नज़र मीडिया पर, सोशल मीडिया पर पड़ी है और यूट्यूब को ख़त्म करने की बात सोची जा रही है, यूट्यूब पर शिकंजा कसने की बात कही जा रही है, तो उसी तरह से BBC को भी हो सकता है कि बैन किया जा सकता है, क्योंकि मोदी राज में मीडिया के खिलाफ जो कुछ भी हो जाए उतना ही कम समझना चाहिए। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। लेकिन अब इन्होंने जिस तरह से प्रक्रिया शुरू की है मीडिया को रौंदने की, मीडिया को ख़त्म करने की, उससे तो लगता है कि 2024 तक इस देश में मीडिया नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं और सारी की सारी मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण बंदन करेगी और उसके एवज में उन्हें विज्ञापन के जरिए करोड़ों अरबों रुपए खिलाया जाएगा और अभी भी खिलाया जा रहा है। जिस तरह से 2014 से के बाद से जिस तरह से मीडिया को खिलाने के लिए पैसे का विज्ञापन के रूप में दिया जा रहा है मीडिया चैनलों को, मीडिया हाउसों को, मीडिया मालिकों को, अब वह आश्चर्यजनक है। इतना तो मनमोहन सरकार में 10 सालों में भी नहीं दिया गया जितना कि 5 सालों में मीडिया को नरेंद्र मोदी ने लुटा दिया। और जब लुटा रहे हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। जब मीडिया को पैसा खिला रहे हैं तो मीडिया उनके फेवर में बात भी करेगा। कुत्ते को लोग पालते हैं तो कुत्ता हमेशा पूंछ हिलाता ही रहता है मालिक के सामने। ठीक उसी कुत्ते और मालिक की नौबत हो गई है आज हमारे नेशनल मीडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंध। लेकिन जो मीडिया का एक धड़ा बचा हुआ था उसे भी ख़त्म करके नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया है कि अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को पूरी तरह से जमी दोज कर देना है, दफन कर देना है। और इस दफन की प्रक्रिया में वे भूल गए कि अगर लोकतंत्र खत्म होगा तो इस देश का संविधान भी खत्म होगा। इस देश का संविधान खत्म होगा तो इस देश की संप्रभुता खत्म होगी और इस देश के मतदाता जो कि आपको वोट दे करके जिताए हैं उनके लिए जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो फिर से वोट देने का उन्हें अधिकार कौन दिलाएगा और देगा। लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए न्यायपालिका पर भी भारतीय जनता पार्टी की निगाह बहुत पहले से टिकी हुई है। राफेल के मामले में जिस तरह से अन्यायपूर्वक न्याय हुआ वह किसी से छुपा नहीं है। रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे किस तरह से न्याय दिया उन्होंने राफेल पर, सबको पता है। और किस तरह से अयोध्या मामले पर फैसला दिया गया। अयोध्या का फैसला लिखा जाता है नागपुर के हेडक्वार्टर में RSS के, सुनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है। तो इस तरह से न्यायपालिका के प्रधान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को कुछ ही दिनों में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया जाता है। तो इस तरह से सिर्फ
राफेल और राम मंदिर फैसला ही नहीं, बहुत से ऐसे फैसले हैं जिसे कि प्रभावित करने का काम किया है मोदी सरकार ने। वो चाहे सॉफ्टवेयर जासूसी का मामला रहा हो, उसमें जितने भी सवाल कोर्ट ने पूछे उसका एक भी उत्तर इन्होंने यह कह करके ठुकरा दिया कि देश हित में इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। देश की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। पेगासस सॉफ्टवेयर की जासूसी में न सिर्फ पत्रकार बल्कि विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता, पूरा का पूरा राजनीतिक खेमा, सियासती खेमा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के शीर्ष पर रहे लोगों का फ़ोन टेप किया जाता रहा अरसे तक। और इसी वजह से सरकारें गिराने और सरकारें बनाने में, विधायकों को खरीदने में इन्हें मदद भी मिल रही थी कि कौन कहाँ पर क्या बातें कर रहा है। सबकी जासूसी हुआ करती थी और कौन कितने में पट जाएगा, कितने करोड़ देने पर उस तरफ से इस तरफ आ जाएगा और कितना करोड़ कितना अरब खर्च करने पर अपनी सरकार बनाई जाएगी वहाँ पर जहाँ पर कि अपनी सरकार नहीं। उसके लिए कोशिशें हुई, कामयाबी भी हुई। तो ये सब लोकतंत्र को ख़त्म करने का ही एक तरीका था। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, संवैधानिक तौर तरीक़ों से चुनी हुई सरकार को गिराना भी अलोकतांत्रिक है। और उस अलोकतांत्रिक की शुरुआत आज से नहीं, बहुत पहले से हो चुकी है। लेकिन अब लोकतंत्र पर सीधे प्रहार किया जा रहा है और लोकतंत्र के चारों स्तंभों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। चौथे स्तंभ मीडिया को तो पूरी तरह से मोदीमय बना दिया गया है, गोदीमय बना दिया गया है। बाकी बचे लोकतंत्र के 3 स्तंभों में न्यायपालिका पर भी इनकी कुदृष्टि पड़ी हुई है और न्यायपालिका के महत्व को भी, न्यायपालिका के मर्यादा को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करने के लिए नरेंद्र मोदी की टीम और इनका भगवा ब्रिगेड कमर कस चुका है। जाहिर है कि व्यवस्थापिका मतलब कि संसद में काले कानून पास करा लिए जाते हैं, किसानों से संबंधित 3 काले कानून, और उसे लागू भी कर दिया जाता है। लेकिन किसानों ने जब ठान लिया कि आंदोलन करना है और 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर घेर करके उन्होंने आंदोलन को चलाया, उसके बाद नरेंद्र मोदी पिघल जाते हैं, झुक जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और टीवी चैनल पर प्रकट होकर के माफ़ी मांगते हैं किसानों से और 3 काले कानून वापस कर लेते हैं। तो लोकतंत्र की शक्ति को भी देख लिया नरेंद्र मोदी ने कि किस तरह से ऐसे तानाशाहों को, ऐसे हिटलर शाही करने वाले राजनेताओं को झुकाया जा सकता है और किस तरह से किसानों ने झुकाया है। और उसी समय लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जिस तरह से CAA NRC का राष्ट्रद्रोही कानून लाया था, जो कि इस देश की जनता के खिलाफ था, वो खास करके OBC, SC, ST और अल्पसंख्यकों के खिलाफ था, उस कानून का भी हश्र आपने देखा। अगर कोरोना वायरस की पहली लहर नहीं आई होती तो वह आंदोलन भी इतना बड़ा होता। शाहीन बाग में तो था ही, शाहीन बाग से लेकर के पूरे देश में CAA NRC का इतना विरोध चल रहा था और आंदोलन शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण ढंग से लोग सड़कों पर आ रहे थे और अपनी बात को रख रहे थे। लेकिन कोरोना की पहली लहर से आंदोलन सक्रिय नहीं हो पाया और आंदोलन लेकिन सफल जरूर हुआ। उसके बाद से CAA NRC का नाम नहीं लिया जा रहा है क्योंकि कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, नज़दीक आ चुके हैं और केंद्र का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, 2024 भी नज़दीक आ रहा है। इसलिए CAA NRC को ठंडे बस्ते में रखा गया है। आपको तो पता ही है कि CAA NRC के जरिए ये लोगों की नागरिकता, लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकार, वोट देने के अधिकार, मतदान के अधिकार को छीनना चाहते थे। ये आपसे प्रमाण मांगते कि आपका अपने वजूद का प्रमाण दीजिए, अपना एड्रेस दीजिए, अपना, और जो एड्रेस आपके पास है, जो आधार कार्ड आपके पास है, जो राशन कार्ड आपके पास है, जो भी साक्ष्य आपके पास है, उसे ये मानना नहीं चाहते थे। कौन सा साक्ष्य मानेंगे ये भी नहीं बता सकते थे। हजारों साल पहले पुश्तानी कौन सी रिपोर्ट इनको चाहिए थी, कुछ नहीं।
तो इस तरह से ओबीसी एससी एसटी की नागरिकता ख़त्म करने और उन्हें दोयम दर्जे का इंसान बनाने के लिए और इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और दूसरे देशों में रह रहे हिंदुओं को बुलाने की बात कर रहे थे। इस देश की जनसंख्या 142 करोड़ हो चुकी है और 2023 में यह जनसंख्या 143-144 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तब यह देश दुनिया का नंबर 1 देश हो जाएगा जनसंख्या के मामले में भी। प्रजातंत्र के मामले में तो नंबर 1 पहले से ही है। तो इस देश की जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए, एक बड़ी संख्या को प्रभावित करने के लिए, उनकी नागरिकता को ख़त्म करने के लिए और उन्हें देश से बाहर करने के लिए, उन्हें डिटेंशन कैंप में रख करके मौत के हवाले करने के लिए CAA NRC लाया गया, लेकिन उसमें सरकार को कामयाबी नहीं मिल पाई। अब उसके बाद फिर इन्होंने मीडिया पर अपनी नज़र डाली और मीडिया को 90% से ज़्यादा मीडिया को कैप्चर कर लिया। लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन के रूप में पैसे दे करके, और उसके बाद जो कुछ एक धड़ा बचा रहा उसकी भी खरीदारी कर लिया अडानी समूह के माध्यम से। अब मीडिया 0 सन्नाटा हो गया है। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला मीडिया में, नेशनल मीडिया में कोई नहीं रह गया है और बचा रह गया है तो सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनलों पर भी इनकी कुदृष्टि पड़ी हुई है और ये यूट्यूब चैनलों को भी इतना संकुचित दायरे में ला देना चाहते हैं कि लोग न इस पर डिबेट कर सकें, न ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकें, न मोदी जी से सवाल पूछ सकें, न भगवा ब्रिगेड की कलई खोल सकें और न इनका राम राज्य बनाने का षड्यंत्र जो चल रहा है उसे पर्दाफाश कर सकें। इसलिए सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल को भी बाधित करने के लिए इनकी कोशिशें चल रही है। इनके मंत्रियों के बयान मैंने अभी सुनाया ही आपको। कुकुर मुत्ते की तरह यूट्यूब चैनलों की बात जिस तरह से कहा और जिस तरह से इन कुकुर मुत्ते चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून बनाने की बात कही है, वह पत्रकारों के खिलाफ कानून की बात नहीं है, बल्कि इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ, इस देश के में जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है स्पीच का, उसके खिलाफ गैर संवैधानिक कार्य करने के लिए उद्यत है मोदी सरकार। तो हमारा यही कहना है कि अगर पत्रकारों के साथ, स्वतंत्र पत्रकारों के साथ, मीडिया के साथ सटीक बेबाक रिपोर्टिंग करने वाली, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाली मीडिया के साथ अत्याचार हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि वो मीडिया अगर आवाज़ उठा रहा है तो आपके लिए उठा रहा है, आपकी आवाज़ बना हुआ है, और अगर उसे समाप्त किया जा रहा है तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जब आपके ऊपर कोई आपत्ति आती है, आपके ऊपर कोई प्रहार होता है, आपके ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो मीडिया और स्वतंत्र मीडिया, और वो चाहे यूट्यूब चैनल हो और वो चाहे NDTV रहा हो, अब हालांकि अब तो वो नहीं आवाज़ उठा सकता है, तो इन लोगों ने आपकी आवाज़ उठाई है। इसलिए NDTV से एक सबक लीजिए कि उस पर कब्जा किस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों ने कर लिया है और किस तरह से उसे मोदीमय गोदीमय बना दिया है, और वही से सब कुछ बनाने की चाल चली जा रही है यूट्यूब चैनलों के खिलाफ भी। तो इस देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश की संप्रभुता को बचाना है, विभिन्न धर्मों और धर्मावलंबियों को बचाना है, सांप्रदायिक विघटन से बचाना है, तो निश्चित रूप से मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी और एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा किसानों की तरह, जिस तरह से किसानों ने साल भर 13 महीने तक आंदोलन करके मोदी सरकार को झुका दिया था। इस तरह से लोकतंत्र के खात्मे के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम जो काम कर रही है उसके खिलाफ भी आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक बार कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 40-50 सालों तक कोई नहीं हटा सकता है सत्ता से। इसका मतलब है कि असंवैधानिक ढंग से अब
अप्रजातांत्रिक ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनाया गया है तो वो हमेशा बने रहेंगे। अब आपको वोट दे करके उन्हें नहीं गिरा सकते। और उसकी शुरुआत कर दी गई है CAA NRC के रूप में, लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए। मीडिया को 100% अपनी मुट्ठी में बंद करके, और जो कुछ भी मीडिया चैनल बचे हुए हैं, वो चाहे YouTube चैनल हो, वो चाहे अन्य प्लेटफार्म हो, उसको बचाने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से अगर आप नहीं बचाएंगे तो कल आप भी नहीं बचेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी भी नहीं बचेगी। अगर आप नरेंद्र मोदी को मानते हैं कि सही कर रहे हैं तब आप बिल्कुल कुछ नहीं कीजिए, और अगर नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं उस पर नज़र रखिए और उसे सोचिए, विचारिए, मंथन कीजिए। और अगर लगता है कि ये देश विरोधी बातें हो रही हैं, संविधान विरोधी कार्रवाई हो रही है, प्रजातंत्र के खिलाफ साजिशें रची जा रही है, प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।